हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम मारवा और आप देख रहे हैं द ग्रेटेस्ट जर्नी। आज बात करते हैं मेरी स्केरी स्टोरी की। फियरलेसनेस थी या स्टुपिडिटी? मुझे लगता है स्टुपिडिटी ज़्यादा थी, पर आप भी डिसाइड करिएगा। और कि कैसे मैंने मिडनाइट पे एक स्ट्रेंजर से लिफ्ट ली, और उससे पहले भी कैसे मैंने बहुत सारे स्टुपिडिटी, फियरलेसनेस, जो भी आपको काम किए। आज बात करते हैं स्टोरी में। तो क्या हुआ, जब मैंने नई नई जॉब ज्वाइन की थी, एक तो मैंने जॉब ज्वाइन की थी, मेरी ड्रीम जॉब थी, मुझे काम बहुत पसंद था, मेरा आईटी का काम था, सी में था। और दूसरा कहीं शायद जब उन्होंने मुझे जॉब दी थी, मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी जॉब शेयर करी हुई 7 राउंड की। उनको लगता था कि ये 2-3 महीने भी नहीं टिकेगी, क्योंकि कैसे आएगी गुड़गांव से ओखला, वो भी लड़की, और रात को जाएगी कैसे इतने अकेले। तब गुड़गांव से ओखला कोई डायरेक्ट कन्वेंस नहीं था। एक बस चलती थी सिर्फ हरियाणा रोडवेज़ की, वो भी 7 या 8 बजे सुबह चलती थी, और शाम को 4-5 बजे लास्ट निकल जाती थी। उसके बाद कोई बस नहीं थी, प्राइवेट बसेस भी नहीं थी उस वक्त। प्राइवेट बस बहुत बाद में चलनी शुरू हुई थी। और 5 बजे तो ऑफिस बंद होता नहीं है, क्योंकि आईटी का काम था। तो और मैं काम करने बैठती थी, और इतना काम होता था, हम 5-6 लोग ही थे उस वक्त उस कंपनी में, कि 10-11-12 बज जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता था कि इतना टाइम हो गया। और बाकी भी काम कर रहे होते थे, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि कब। और मैं काम करने में इतनी खो जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था उस वक्त, नहीं समझ में आता। एक्चुअली मैं हमेशा सोचती थी कि कल जल्दी निकल जाऊंगी, टाइम पे निकल जाऊंगी, पर जब मैं काम करने बैठती थी मुझे होश ही नहीं होता था। मैंने घड़ी देखी, 10 बज गए, 11 बज गए। और तब क्या होता था कि अब मैं ओखला से निकलती थी, मेहरौली तक ऑटो लेती थी। मेहरौली तक तो फिर भी सिंगल ऑटो मिल जाता था। उसके बाद मेहरौली से जो गुड़गांव के लिए ऑटो चलते थे, वो सारे शेयर्ड ऑटो होते थे। उनमें सब में, आप मानोगे, उन सब में सारे जो पी के पियक्कड़ लोग बैठे होते, वो बैठे होते थे, वो भी सारे बंदे, कोई लड़की का तो सवाल ही नहीं। और उनके बीच में मैं बैठी होती थी, और रोज़ मैं प्रे करती थी, हे भगवान आज पहुँचा दे घर किसी तरीके से, हे भगवान कल से टाइम पे आऊँगी, कल से। रोज़ आई लिटरली नो, जब तक मैंने रिमेंबर की, जब तक मैंने गाड़ी ली थी 2-3 साल बाद, जब वो भी एक इंसिडेंट है कैसे मैंने गाड़ी ली, और फर्स्ट डे पे क्या हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, वो मैं दूसरी स्टोरी में शेयर करूँगी। जब तक मैंने गाड़ी ली थी तब तक मैं ऐसे ही करती थी, और रोज़ मैं प्रे करती थी, हे भगवान आज पहुँच जाऊँ, कल से नहीं, प्लीज़ आज, प्लीज़ आज। और थैंकफुली मैं जब तक ऐसे शेयर ऑटो में जा रही थी, पहुँच भी गई घर। पर क्या हुआ, और जब मैं पहुँचती थी घर, तो मेरे पापा 11, साढ़े 11, 12 बजे पहुँचती थी। मेरे पापा बाहर मार्च कर रहे होते थे, मतलब 14 सेक्टर की रोड पे वो उतारता था, और थोड़ा सा अंदर जाके हमारा एक रोड जाके घर होता था। मेन रोड पे मेरे पापा मार्च कर रहे होते थे कि आई नहीं। और आई एम सो सॉरी मेरे पापा को भी सॉरी, कि उस वक्त मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं काम कर रही हूँ, तो और एक शुरू में तो मैं उनको बोलती रही कि बस नई नई जॉब लगी है, और उनकी भी बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं जॉब करूं। और मेरा तो नई नई जॉब लगी है, बस 3 महीने 6 महीने कर करके मैंने साल भर तो उनको करे रखा कि नहीं, मैं साल भर बाद छोड़ दूंगी जॉब, कंफर्म हो जाऊंगी। पहले बोला कंफर्म हो जाऊँ, कंफर्म हो गई। मैंने कहा साल भर का प्रोजेक्ट है, खत्म हो जाएगा। तो मेरे पापा, चलो ठीक है साल भर करने देते। फिर एक दिन मेरे पापा ने बोला कि ऐसे तो चलेगा नहीं। मेरा भैया भी आईटी में जॉब कर रहा था, और वो भी 12-12 बजे आता था, तो उसने भी बोला। मेरा ब्रदर वैसे कभी कुछ मुझे बोलता नहीं था, बोलता ही बहुत कम है, साधु इंसान है वो। तो मेरे पापा मुझे डांट रहे थे कि तू अब 1 साल हो गया, क्या हुआ, कब कब तू ये छोड़ टाइम पे आना शुरू करेगी। और मेरे भैया ने बोला कि तुम रोज़ वो परेशान हो रहे थे, तुम टाइम पे आती क्यों नहीं और तब मैं जॉब के पीछे इतनी पागल थी, इतनी पैशनेट थी अपने काम, और मुझे काम के अलावा कुछ नहीं दिखता था, वर्कोहॉलिक थी मैं। तो मैंने बोला, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने इतनी जोर से बोला कि तुम भी तो 12-12 बजे आते हो, तब जब ये 12 बजे आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती तब मुझे कहीं भी थी नहीं, ये भी नहीं था कि मैं क्यों नहीं आ सकती, और वाई इट इज़ नॉट सेफ। उधर मैं सोच ही नहीं रही थी। मैं कहा ये आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकती, तुम भी तो आते हो 12 बजे, व्हाट्स द प्रॉब्लम देन। तो फिर वो बेचारा तो चुप करके चला गया, उसने उसके बाद मुझे कभी नहीं बोला। पर मेरे पापा भी चुप हो गए, कुछ उन्होंने कहा इसको बोलने का फ़ायदा नहीं है, छोड़ो, बस घर बैठ के प्रे करो कि सही सलामत पहुँच जाए, वट एवर। तो और शायद तब माहौल इतना ख़राब भी नहीं था, जैसे अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब तो मैं ही नहीं निकलती, बाकियों का तो क्या ही बोलूँ रात को। तो ये सब होता रहा, ठीक है, ये सब होता रहा। फिर क्या हुआ कि थैंकफुली 1 साल, 1.5 ईयर के बाद क्या हुआ कि मेरा कुलीग था एक ऑफिस में, जो गुड़गांव से ही था। उसके पास गाड़ी थी, उसने गाड़ी ली, कुछ ली, तो कभी कभी वो मुझे छोड़ देता था कि वहाँ तक छोड़ देता था, 14 सेक्टर के पहले की मेन रोड तक। और वहाँ से मैं ऑटो ले लेती थी 5-10 मिनट, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कभी कभी बीच बीच में होता। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहाँ पे, तो चलो। तो रात हो गई थी, 10-11 बज गए थे। तो मैंने कहा ठीक है। पर जब हम पहुँचे गुड़गांव के आसपास, तो शायद उसको पता नहीं कुछ इमरजेंसी कॉल आ गया, कुछ आगे उसको जाना पड़ा। तो उसने मुझे बोला तो मैं सिकंदरपुर पे उतार देता हूँ, और
तो यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें ऑटो। मैंने कहा ठीक है। मैं सिकंदरपुर पे उतर गई और अंदर की जगह पे मैं खड़ी थी। तब मुझे वहाँ एरिया का भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था और मैं वहाँ खड़ी थी 11 बजे रात के और कोई कुछ आ ही नहीं रहा, ना कोई ऑटो ना कुछ। और तब मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। मोबाइल फ़ोन भी उसके बाद जो मुझे याद है 2001 के आसपास मोबाइल फ़ोन आए थे। मोबाइल फ़ोन नहीं थे तब, तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं कि मैं किसी को कॉल कर लूँ, बुला लूँ। अब मैं वहाँ खड़ी और वहाँ से मेरा घर ऑटो से ही 15-20 मिनट दूर था, तो वॉक करके जाने का तो सवाल ही नहीं कि मैं वॉक करके चली हूँ। और मैं खड़ी हूँ, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कुछ नहीं मिले। मैं खड़ी मेरे को एक तो इतना डर लगे कि रात का टाइम है, मैं मेरे पापा भी चिंता करेंगे, घर में भी चिंता करेंगे मुझे, और इतना डर लग रहा था कि क्या करूँ मैं। उतर तो गई यहाँ पे और यहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, खड़े। फिर एक बंदा आया, उसके पास गाड़ी थी। उसने मुझे बोला कि वो पहले आया शायद आधे घंटे के उसमें, कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना नहीं। तब से मैंने कहा ऑटो में तो मैं फिर भी चली जाऊँ, पर इसमें तो मैं नहीं जाऊँगी, गाड़ी में। तो मैंने मना कर दिया। वो बंदा वहीं वेट करता रहा कि इसको कुछ मिल जाए, या पता नहीं वो देख रहा था इसको कुछ मिल जाए या मैं फिर जाऊँगा कुछ। वो फिर वेट कर रहा है, वहाँ पे वेट कर रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्यों वेट कर रहा है। 15 मिनट हो गया, आधा घंटा और हो गया। उसने 2 बार मुझसे आके पूछा, 3 बार मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, आ जाएगा कुछ ना कुछ आ जाएगा ये। फिर आखिर में जब 1 घंटा हो गया तब मुझे समझ ही ना आया कि क्या करूँ। मुझे लगा कि किसी तरह घर तो पहुँचूँ, लिफ्ट ले लेती हूँ, देखा जाएगा। मैंने देखा जाएगा, ले लेती हूँ लिफ्ट, क्या कहते अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं यहाँ पूरी रात खड़ी रहूँ तो यहाँ भी कुछ हो जाए, कुछ पता नहीं। तो अब, और उस दिन तो मैंने इतनी प्रेयर करी जितनी मैंने ज़िंदगी में नहीं करी। और अगले दिन मैं भूल गई। वो अलग बात है कि अगले दिन फिर मुझे याद नहीं था कि क्या ये सब। तो मैंने उससे लिफ्ट ले ली, बैठ गई। और फिर उसने पूछा कहाँ छोड़ना है, तो बात कर रहा था। तो उसने मुझे बोला कि तुम अपना नंबर दे दो। तब मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं। ऑफिस का नंबर मैंने लिखा, और ऑफिस पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट बंदा सही नंबर ही लिखता है कि ठीक। उसने मुझसे बात की, शायद वो भी सोच रहा होगा अच्छी लड़की है, समझदार है, वटेवर। और मैंने ऑफिस का नंबर लिख रही थी मैं, तो फिर मुझे ध्यान आया कि सही नहीं लिखूँ, या तो मैंने उसको काट के 2-3 वर्ड करे या चेंज कर दिया, या पता नहीं क्या किया। लास्ट के 1-2 वर्ड में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी लिखते हुए, कि मैंने कहा इसको एग्जैक्ट नंबर नहीं देती। तो वो नंबर मैंने इसको दे दिया। मैंने कहा शायद नंबर मिल जाए, शायद इसको होप हो जाए कि दोबारा मिलेगी तो सब। तो पर वो थैंकफुली वो शरीफ बंदा था, उसने मुझे उतार दिया घर के बाहर और मैं चली गई। मैं कहा थैंक गॉड भैया, अब कम से कम कभी सिकंदरपुर इधर उधर नहीं उतरना, या तो सीधे घर जाओ ऑटो लेके, या वहाँ पे उतरो जहाँ से ऑटो मिलते हैं। तो आज तो बच गई। और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आ गया मेरे ऑफिस में। मैं सोचूं मैंने तो इसको सही नंबर दिया ही नहीं, और इसका फ़ोन कैसे आ गया, इसको कैसे पता चला कि ये नंबर। पता नहीं उसने ट्राई किया, पता नहीं उसने लास्ट के 2-3 नंबर चेंज करके ट्राई किया, क्या किया। उसका अगले दिन फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन हम कल मिले थे। मैंने बोला भैया माफ़ करो, मेरे को फ़ोन मत करना, मेरे से बात मत करना, और कभी क्या कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड वटेवर। वो फ़ोन काटा मैंने। उसके बाद तो उसका खैर कभी फ़ोन नहीं आया, क्योंकि शरीफ बंदा था। तो उसको समझ में आ गई कि मना कर दिया या जो भी है, तो दोबारा कॉल नहीं, या डर गया है जो भी है। तो मैं बहुत लड़कों को डराती थी, बहुत लड़के मेरे पीछे होते थे, और मैंने बहुतों को डराया ऐसे कर मैं किसी और दिन बताऊंगी। पर दिस वॉज माई गॉड स्केरियस्ट नाइट, आई वुड से, कि जो इवन जहाँ पे मैं चाइना की मैंने अपनी स्केरी स्टोरी बताई थी, आप वो भी जाके सुनना। पर ऐसे काम मैंने बहुत करे हैं, बहुत। और तब मुझे लगता था कि मैं कितनी ब्रेव हूँ, मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मैं कितनी फियरलेस हूँ कि मैं कर लेती हूँ ऐसे रिस्क। पर मैंने डेफिनेटली अपने ऐसे भी बहुत रिस्क लिए हैं, फिर जॉब में, फिर बिजनेस में, बहुत ज़्यादा। मेरे को कुछ आता था कि करते हैं, और मुझे पता नहीं मज़ा आता था, या फियरलेसनेस, या जो भी मुझे इन चीज़ों में कि देखने में कि मैं कितनी मेंटली स्ट्रांग हूँ, जो मैं कर लेती थी। और बाद में थैंकफुली ऐसे किसी उसमें नहीं फंसी कि मेरा वो हो जाता है। पर डेफिनेटली दिस वाज, आप क्या कह सकते हैं कि राइट था, स्टुपिडिटी, फियरलेसनेस थी, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं थी, कुछ सामने ही नहीं थी। और डेफिनेटली ये भी कहा जा सकता है कि इतनी रात को देर तक काम करना नहीं चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है घर जाने की। कुछ तो सोच लो पहले कि मैं घर कैसे जाऊंगी, और उसके बाद काम करो अगले दिन ना। और उस वक्त इतना काम का जुनून था, पैशन था, कुछ और दिखता ही नहीं था जॉब के अलावा, और उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। तभी जब मेरी जॉब पे पहली बार मैं डिप्रेशन में भी जब गई, तो वो उस जॉब की वजह से ही गई। क्योंकि उस जॉब में जिस जॉब को आप इतना अपना सब कुछ दे दो, सब कुछ अपना आपने दे दिया, अपनी लाइफ तक रिस्क पे लगा दी, इतने साल तक ऐसा काम किया कि बहुत ज़्यादा वो कंपनी जब ग्रो हो जाए और उसके बाद उसमें पॉलिटिक्स होने लग जाए, चीज़ें प्रॉब्लम होने लग जाए, और आपके साथ ही थोड़ा सा वो होने लग, पार्शियलिटी होने लग जाए, कुछ भी, वो भी एक लेवल के बाद जब आप इतना कुछ उस कंपनी में अचीव कर चुके हो, आपको इतने अवार्ड्स मिल चुके हो, तब वो चीज़ ना वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही केसेस में आपको सफरिंग आती है, डिप्रेशन आती है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को,
किसी जॉब को या किसी रिलेशनशिप को आप अपने से ज़्यादा दे देते हो, कि आप जो दे भी नहीं सकते, आप अपने को डिसऑनर करके अपने को लाइफ में, क्योंकि अगर आप ये सब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने को डिसऑनर कर रहे हो, आप अपने को पीछे लग रहे हो। ये सब मुझे बाद में समझ में आई, तब नहीं थी। आज मुझे समझ में आया कि आप अपने को सेल्फ लव नहीं कर रहे, अपने को डिसऑनर कर रहे हो किसी भी और चीज़ को, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिलेशनशिप है। अपने से ज़्यादा अहमियत भी दे रहे हो और अपना सब कुछ दे रहे हो, और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हिट करेगी बाद में, क्योंकि वो जॉब भी परमानेंट नहीं है, कोई रिलेशनशिप भी परमानेंट नहीं है, और कुछ भी बाहर आपसे बाहर परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, आएगा जाएगा। पर जब हम अपना सब कुछ दे देते हैं, अपने से ज़्यादा दे देते हैं किसी चीज़ को, और फिर हिट तो करेगा ही बाहर, वो जैसी वो चीज़ जाएगी हमारी लाइफ से हो जाएगी, तो हम ना बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि हमारे साथ जैसे धोखा हो गया। क्योंकि हम धोखा तो हमने अपने साथ खुद ही किया है, हमने अपने साथ खुद ही धोखा किया है, कि अपने को अहमियत दे बिना किसी जॉब को इतनी अहमियत दे दी कि अपनी ही लाइफ रिस्क पे डाल रहे हो, अपने साथ ही कुछ हो जाए तो उसको रिस्क पे डाल रहे हो। तो फिर जब कुछ जॉब में कुछ भी होगा तो हम फील ही करेंगे कि हमारे साथ धोखा हो गया। तो इसीलिए अपने को ऑनर करना और ये सब करना बहुत ज़रूरी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे सेल्फ लव, अपने को ऑनर करना, अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने को पहले रखना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। अपने साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने साथ तो हम वफादार हैं ही, अपने साथ हम धोखा नहीं करते, बाकी उसके बाहर का कुछ नहीं पता। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कोई सरकमस्टांसेस, कोई जॉब, कोई इंसान, कोई रिलेशनशिप आपके साथ धोखा नहीं करना चाहती, पर उसके सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि ही और शी कांट हेल्प इट, वो नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर भी इसलिए बाहर की लाइफ में जो भी होगा, कभी सरकमस्टांसेस की वजह से, कभी किसी और वजह से आपके साथ होगा ही होगा, आपको बेट्रायल फील। इसलिए जब आप अपने साथ खड़े होते हो और अपने साथ वफादारी कर रहे हो, तो कम से कम आप स्ट्रांग रहते हो। आपको फील नहीं होता कि मैंने सारी लाइफ ही अपनी ज़िंदगी की कीमती 5 साल 10 साल किसी जॉब को दे दिया अंधाधुन, या किसी रिलेशनशिप को दे दी, वो दे दिया, अब वो मेरे पास है ही नहीं, अब वो चली गई। उसने जाना ही है, हर चीज़ ने जाना ही है, हर चीज़ जाना तो हमने भी है, हर चीज़ टेम्परेरी है, हमने भी जाना है। पर एटलीस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड है जब आप बाहर से छोड़ के अपने पे आ जाते हो, अपने पे सेल्फ लव शुरू करते हो, अपने, फिर उसके बाद अपनी जर्नी भी शुरू होती है, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। और सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप बाहर से निकलो, बाहर पे डिपेंडेंसी छोड़ो, बाहर के लिए अपना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गिविंग भी थी, मुझे हर जगह होता था कि मैं 200% दे दूँ। अब वो उसको मैं गिविंग कहती थी, पर हो सकता है वो गिविंग से ज़्यादा, जब आप अपने से ज़्यादा दूसरों को दे रहे हो ना कहीं आपको अपने पे ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने से प्यार नहीं कर रहे हो उतना, जो अपने को ऑनर नहीं कर रहे, अपने को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो वो मुझे लगता था मैं गिविंग हूँ, पर मुझे अब लगता है कि मैं गिविंग नहीं थी, गिविंग थी मतलब, पर गिविंग के साथ साथ अगर मैं गिविंग थी तो सबसे पहले गिविंग तो अपनी तरफ ही आनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे अपने को ही ऑनर करना चाहिए था, फिर कुछ और आता। पर ठीक है, जो भी था हो गया। पर बहुत 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 डिफरेंट, यूनिक और एडवेंचरस और डिफरेंट मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और भर के हैं। तो आपको सुनाऊंगी किसी और, कोई और एक्सपीरियंस किसी और दिन। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू, एंड प्लीज़ शेयर दिस स्टोरी विद एवरीवन जिनको भी लगता है कि उन्होंने ऐसे करके फियरलेसनेस दिखाई, या जिनको लगता है कि स्टुपिडिटी दिखाई, सबसे शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू।